अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, खान मेडिकोस चैनल में आप सब लोगों को खुशामदीद। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज़्म ऑफ एपोप्टोसिस। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था एपोप्टोसिस के बारे में। एपोप्टोसिस कौन कौन से कंडीशन में होती है, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस हमने डिस्कस किया था, इसके एग्जांपल डिस्कस किए थे। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस की, ये एपोप्टोसिस होता किस तरह है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अच्छा, एपोप्टोसिस बेसिकली किस वजह से होती है? ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम एंड दीज एंजाइम आर कॉल्ड कैस्पेसिस। ठीक है, यानी बेसिकली एपोप्टोसिस जो है ना, जिस तरह हमने डिफिनीशन में पढ़ा था कि एपोप्टोसिस जो है ना, अपने ही सेल के एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं और सेल को ब्रेक डाउन करना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिस को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो वो एंजाइम क्या है? बेसिकली कैस्पेसिस है। कैस्पेसिस इसलिए इसको कहते हैं बिकॉज इसमें सिस्टीन प्रोटीएज होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं? प्रोटीन जो है ना को ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, आफ्टर एस्पार्टेट रेजिड्यूज, उन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं जिसमें एस्पार्टेट की रेजिड्यूज मौजूद हो। ठीक है, अच्छा, दूसरा जो है ना किस्म का प्रोटीन्स होता है उसको बोलते हैं एंडोन्यूक्लियेसिस। ये एंडोन्यूक्लियेसिस किसको ब्रेक डाउन करेंगे? ये एंडोन्यूक्लियेसिस बेसिकली ब्रेक डाउन करेंगे, डीएनए को ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, अच्छा, जब ये कैस्पेसेस एक्टिवेट हो जाएंगे, ये किस कब एक्टिवेट होते हैं? तो बेसिकली इसके एक्टिवेशन डिपेंड करेंगे दो किस्म के प्रोटीन के ऊपर। एक को बोलते हैं प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन और दूसरा है एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स पे डिपेंड कर रहा है कि कौन से कैस्पेसेस एक्टिवेट होंगे या नहीं होंगे। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? प्रो एपोप्टोटिक और एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन के ऊपर। तो हमारे पास दो पाथवे हैं, एक को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे जिसको डेथ रिसेप्टर पाथवे भी बोलते हैं, और दूसरे को बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे या इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेथ रिसेप्टर पाथवे यानी एक्सट्रिंसिक पाथवे को हम डिस्कस करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे। अच्छा, हर एक एवरी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ रिसेप्टर होते हैं। उस रिसेप्टर को क्या बोलते हैं? डेथ रिसेप्टर बोलते हैं। और ये डेथ रिसेप्टर क्या करते हैं? एपोप्टोसिस को स्टार्ट करते हैं, एपोप्टोसिस को ट्रिगर करते हैं। ये डेथ रिसेप्टर कौन से हैं? फॉर एग्जांपल ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर्स टाइप 1 एंड CD95 इसकी एग्जांपल है। ठीक है, क्लियर हो गया कि ऑन द एवरी सेल सरफेस मेम्ब्रेन के ऊपर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ रिसेप्टर होते हैं, ये जो कि एपोप्टोसिस को इंड्यूस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और रिसेप्टर क्या है? डेथ रिसेप्टर है। फॉर एग्जांपल टाइप 1 ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर एंड CD95 रिसेप्टर्स। ओके, इस CD95 यानी जो डेथ रिसेप्टर होते हैं, इसका एक स्पेशल रीजन होता है, इस रीजन को बोलते हैं फास। ठीक है, इसके बाद जो है ना, ये डेथ रिसेप्टर के साथ फास्ट लाइगेंड बाइंड होता है। ये फास्ट लाइगेंड क्या होता है? जो टी लिम्फोसाइट होते हैं और नेचुरल किलर सेल होते हैं, जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो इसके ऊपर जो है ना टाइप 2 जो है ना मेम्ब्रेनस प्रोटीन होते हैं, और वो मेम्ब्रेनस प्रोटीन क्या होते हैं? फास्ट लाइगेंड इसको बोलते हैं। ऑन द सरफेस ऑफ द टी लिम्फोसाइट एंड द नेचुरल किलर सेल, जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो इनके ऊपर क्या होते हैं? टाइप 2 मेम्ब्रेनस प्रोटीन होते हैं और उसको बोलते हैं फास्ट लाइगेंड्स। जब ये फास्ट लाइगेंड जो है ना, यानी टी लिम्फोसाइट या नेचुरल किलर सेलर जब एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है, कब एक्टिवेट होंगे? इन केस ऑफ एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस की वजह से ये जो है ना टी लिम्फोसाइट नेचुरल किलर के ऊपर जो फास्ट लाइगेंड है वो आके जो पास एरिया ऑफ द डेथ रिसेप्टर है उसके साथ बाइंड हो जाते हैं। ठीक हो गया, तो ये एक के साथ बाइंड हो गया और जितने भी डेथ रिसेप्टर होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं? इस एरिया में जमा हो जाते हैं। इस डेथ रिसेप्टर का एक दूसरा एरिया होता है इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं डेथ डोमेन। तो जब फास्ट लाइगेंड पास के साथ बाइंड हो जाता है
तो डेथ रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया। जैसे ही डेथ रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया तो डेथ डोमेन एक्टिवेट हो जाएगा। ये डेथ डोमेन किसको एक्टिवेट कर लेगा? एडाप्टर प्रोटीन को एक्टिवेट कर लेगा। सेम डेथ रिसेप्टर की तरह एडाप्टर प्रोटीन का भी रीजन होता है और उस रीजन को बोलते हैं एडाप्टर डोमेन। तो एडाप्टर डोमेन एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक हो गया। ये एडाप्टर जो है ना डोमेन किसको एक्टिवेट कर लेंगे? अब जो है ना ये इनिशिएटर कैस्पेजेस को एक्टिवेट कर लेंगे। ठीक है, इनिशिएटर कैस्पेजेस जो है ना जो कि 8, 9 और 10 होते हैं। नॉर्मली ये कैस्पेजेस जो है ना सेल के अंदर मौजूद होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये इनएक्टिव होते हैं। क्यों? बिकॉज इसके ऊपर जो है ना इनहिबिटरी पेप्टाइड की कोटिंग हुई होती है। लेकिन जैसे ही इसको सिग्नल मिल जाता है एडाप्टर प्रोटीन की तरफ से, तो ये इनहिबिटरी पेप्टाइड कोटिंग ख़त्म हो जाती है और ये इनिशिएटर के स्पेसेस क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं। अब ये इनिशिएटर के स्पेसेस जो है ना दूसरे स्टेप में क्या कर लेते हैं? एग्जीक्यूशन के स्पेसेस को एक्टिवेट कर लेते हैं। एग्जीक्यूशन के स्पेसेस जो है ना क्या है? 3, 6, 7 है। तो ये क्या कर लेते हैं? ये एग्जीक्यूशन के स्पेसेस एंडोन्यूक्लियसेस को एक्टिवेट कर लेते हैं और साथ में जो साइटोस्केलेटन होता है प्रोटीन की ब्रेकडाउन शुरू कर देते हैं। जो साइटोस्केलेटन होता है न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म का, उसकी ब्रेक डाउन कर देते हैं और साथ में एंडोन्यूक्लियसेस को एक्टिवेट कर। तो एंडोन्यूक्लियसेस डीएनए और जेनेटिक मटेरियल को क्या कर लेते हैं? ब्रेक डाउन कर लेते हैं। और जो कैस्पेजेस होते हैं, एग्जीक्यूशनर कैस्पेजेस होते हैं, वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के साइटोस्केलेटन को ब्रेक डाउन कर देते हैं। ये फ्रेगमेंट जो है ना एक छोटे से वैक्यूल्स में आ जाते हैं, जैसे कि डिस्कस किया था, और इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक ब्लिप भी बोलते हैं या एपिप्टोटिक बॉडीज़ भी बोलते हैं। तो इसी तरह छोटे छोटे के एपिप्टोटिक बॉडीज़ बन जाएंगे। अब ये एपिप्टोटिक बॉडीज़ जो है ना स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज़ करते हैं, और ये केमिकल सब्सटेंसेस जिस तरह चूना होता है, चूने की तरह ये जो है ना इस एपिप्टोटिक सेल के ऊपर क्या हो जाते हैं? पेस्ट हो जाते हैं, और इसको बोलते हैं अपसोनाइजिंग मॉलिक्यूल इसको बोलते हैं। तो ये क्या करेंगे? ये जो है ना मॉलिक्यूल, ये जो एपिप्टोटिक सेल होता है इसका स्वीट टेस्ट होता है। अब पेगोसाइटोटिक यानी मैक्रोपेजेस जो है ना पेगोसोम यहाँ पे आ जाएंगे और इस स्वीट टेस्ट की वजह से इस एपिप्टोटिक सेल को क्या कर लेंगे? इनगल्प कर लेंगे। दूसरी बात ये है, एक तो ये होगा कि ये जो है ना स्पेशल टाइप्स ऑफ केमिकल एपिप्टोटिक सेल जो है ना स्पेशल टाइप्स ऑफ केमिकल रिलीज़ करते हैं और ये केमिकल पेस्ट हो जाता है ऑन द सरफेस ऑफ द एपिप्टोटिक सेल के ऊपर पेस्ट हो जाता। दूसरा, जो पेगोसोम होते हैं, जो मैक्रोपेजेस होते हैं, ये स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ केमिकल रिलीज़ करते हैं और ये केमिकल सिरप जो है ना एपिप्टोटिक सेल के साथ बाइंड होता है। तो अब पेगोसोम और मैक्रोपेजेस इजीली इसको क्या कर लेंगे? एनगल्प कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से जो है ना सेल जो है ना कंप्लीट तौर पे ख़त्म हो जाएगा। तो ये था एक्सट्रिंसिक पाथवे। ठीक है, एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या था कि हमने 3 चीज़ें पढ़ी कि 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि अटैचमेंट होती है, दूसरे में क्या होता है कि इनिशिएशन होती है। ठीक है, इनिशिएटर के स्पेसेस एक्टिवेट होते हैं, फिर इसके बाद एग्जीक्यूशन के स्पेसेस एक्टिवेट होते हैं, और 4 नंबर स्टेप पे ब्रेक डाउन होती है। नंबर पॉइंट पे क्या होता है कि एपिप्टोटिक बॉडीज़ बनती है और इसके बाद जो है ना पेगोसोम यानी मैक्रोपेजेस आके उसको क्या कर लेते हैं? इनगल्प कर लेते हैं। ठीक है, तो दोबारा रिपीट करते हो कि हर एक सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है ना स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ रिसेप्टर होते हैं। उस रिसेप्टर को डेथ रिसेप्टर कहते हैं। ये फॉर एग्जांपल ट्यूमर नेक्रोटाइप 1 ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, NCD95 रिसेप्टर। इस डेथ रिसेप्टर का एक रीजन होता है, उसको बोलते हैं फास। ठीक है, ये किसके साथ बाइंड होगा? फास्ट लाइगेंड के साथ बाइंड होगा। ये फास्ट लाइगेंड कहाँ से? जब टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल होते हैं, जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो इसके ऊपर जो है ना मेम्ब्रेनस प्रोटीन पार्ट जो है ना एक्टिवेट हो जाते हैं, उसको फास्ट लाइगेंड कहते हैं। ये इसके साथ बाइंड हो जाते हैं, फास्ट के साथ बाइंड हो जाते हैं, डेथ रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, डेथ डोमेन एक्टिवेट हो जाता है। डेथ डोमेन किसको एक्टिवेट कर? एडाप्टर प्रोटीन को एक्टिवेट कर लेते हैं। एडाप्टर प्रोटीन एडाप्टर डोमेन को एक्टिवेट कर लेता है।
और ये अडाप्टर डोमेन जो है ना के स्पेसेस जो है ना जो कि नॉर्मली इनएक्टिव होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। पहले इनिशिएटर के स्पेसेस 8, 9 और 10 एक्टिवेट हो जाते हैं। ये इनिशिएटर के स्पेसेस एग्जीक्यूशन के स्पेसेस 3, 6, 7 को एक्टिवेट कर लेते और साथ में एंडोन्यूक्लियस को एक्टिवेट कर लेते। ये एग्जीक्यूशन के स्पेसेस क्या कर लेते हैं, जो न्यूक्लियस का साइटोस्केलेटन होता है और जो साइटोप्लाज्म का साइटोस्केलेटन होता है उसको ब्रेक डाउन कर लेते और एंडोन्यूक्लियस डीएनए को ब्रेक डाउन कर लेते। ये छोटे छोटे टुकड़े में तकसीम हो जाता है और ये जो है ना विक्यूल्स में आ जाते हैं और ये छोटे छोटे विक्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। और इसको बोलते हैं एपिप्टोटिक बॉडीज़ या साइटोप्लाज्मिक ब्लेब इसको बोलते हैं। ये एपिप्टोटिक सेल जो है ना अब रिलीज़ करेगा स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल और ये केमिकल बेसिकली पेस्ट हो जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ द एपिप्टोटिक सेल, ठीक है। और ये ताकि इजीली मैक्रोपेजेस इस सेल को जो है ना पहचान सके। अब मैक्रोपेजेस और पेगोसोम आके इसको इजीली इनगल्प कर लेते हैं और सेल कंप्लीट तौर पे ख़त्म हो जाए। तो ये था एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब आ जाते हैं दूसरे नंबर पे इंट्रिंसिक पाथवे की तरफ, ठीक है। अच्छा, तो कम टुवर्ड द इंट्रिंसिक पाथवे, ओके। अच्छा, एज वी नो इंट्रिंसिक पाथवे को दूसरा नाम जो है ना माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे या एपोप्टोसिस भी कहते हैं। जैसा ही हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, मिनी फैक्ट्रीज भी बोलते हैं। यानी जितने भी एटीपी प्रोडक्शन है, जितने भी केमिकल रिएक्शन है वो कहाँ पे हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है। इसलिए इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेवरल प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। ये प्रोटीन कौन से हैं, लाइक साइटोक्रोम सी हो गया, और दूसरा प्रोटीन कौन सा है, एपोप्टोटिक इंक्लूडिंग फैक्टर होता है, ठीक है, जो कि एपोप्टोसिस को क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पे आ जाओ। हमारे पास जो है ना दो किस्म के जीन्स होते हैं, दो किस्म के। एक को बोलते हैं प्रो एपिप्टोटिक जीन्स, प्रो एपिप्टोटिक मॉलिक्यूल, और दूसरा है एंटी एपिप्टोटिक मॉलिक्यूल या एंटी एपिप्टोटिक जीन्स। एंटी एपिप्टोटिक का मतलब ये होता है कि ये एपिप्टोसिस को क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। प्रो एपिप्टोटिक का मतलब ये है कि ये एपिप्टोसिस को क्या करेंगे, शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो एंटी एपिप्टोटिक मॉलिक्यूल कौन से है, जीन्स कौन से है, BCL2, BCLXL है, ठीक है। और दूसरी साइड पे प्रो एपिप्टोटिक जीन्स कौन से हैं, बेक्स, बेट एंड बेक रिसेप्टर्स हैं। कौन से हैं, बेक्स, बेक एंड बेट रिसेप्टर। तो सबसे पहले नॉर्मल की तरफ आते हैं, ठीक है। जब सेल जो है ना हैप्पी मोड में होता है, सर्वाइवल मोड में होता है, तो क्या होता है, और सेल को प्रॉपर अमाउंट में सर्वाइवल सिग्नल मिलते हैं, तो क्या होते हैं कि ये एंटी एपिप्टोटिक मॉलिक्यूल, ये एंटी एपिप्टोटिक जीन्स लाइक BCL2 एंड BCLXL एक्टिवेट होते हैं, ठीक हो गया। जब सेल हैप्पी मूड में होता है, नॉर्मल मूड में होता है, इसके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं होता, तो क्या होता है कि सेल जो है ना, जब सेल के ऊपर कोई भी स्ट्रेस, कोई भी स्टिमुलस हैप्पी मूड में होता है, सर्वाइवल सिग्नल होते हैं, तो BCL2, BCLXL एंटी एपिप्टोटिक जीन जो है ना एक्टिवेट होते हैं। और ये क्या करते हैं, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांजिशन पोर्स होते हैं और वो इसको क्या करते हैं, बंद करते हैं। ये एंटी एपिप्टोटिक मॉलिक्यूल जो है ना, एंटी एपिप्टोटिक प्रोटीन, इसको बंद करते हैं, ठीक है। और उसकी वजह से जो साइटोक्रोम सी है, एपिप्टोटिक इंक्लूडिंग फैक्टर है, वो बाहर नहीं आएगा साइटोप्लाज्म में। लेकिन दूसरी साइड पे आ जाओ, जब सेल को ये जो सर्वाइवल सिग्नल है बंद हो जाते हैं, किस वजह से, या सेल का DNA डैमेज हो गया, या कोई रेडिएशंस हो गई, या कोई टॉक्सिन हो गया, या कोई फ्री रेडिकल्स हो गया, या कोई प्रोटीन में स्पोल्डिंग हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रेस में आ गया, यानी कोई भी जो है ना स्ट्रेस आ गया, ठीक है। तो इसके नतीजे में कौन से जीन्स एक्टिवेट होंगे, प्रो एपिप्टोटिक जीन्स एक्टिवेट होंगे। कौन से, बेक्स, बेट एंड बेक। तो इसके नतीजे में और ये जो एंटी एपिप्टोटिक मॉलिक्यूल्स है उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी और प्रो एपिप्टोटिक मॉलिक्यूल की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी।
अब ये प्रो एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल जाके क्या करेंगे, यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांजिशन पोर्स हो हुए थे वो उसको जो है ना, जो प्रो एंटी एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल यहाँ पे थे उसको रिप्लेस कर लेंगे। और इस यहाँ पे अब कौन से प्रोटीन आ जाएंगे, यहाँ पे प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स आ जाएंगे। और ये प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन जो है ना, अब इस माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांजिशन पोर को क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। और इसके नतीजे में साइटोक्रोम सी और एपोप्टोटिक इंक्लूडिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया से निकल आएगा और साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएगा। अच्छा, ये साइटोक्रोम सी और एपोप्टोटिक इंक्लूडिंग फैक्टर क्या करता है, ये जो है ना केस पेजेस को एक्टिवेट कर लेता है। कौन से केस पेजेस 9। तो सबसे पहले इनिशिएटर केस पेजेस एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये केस पेजेस जो है ना, जो नॉर्मली प्रेजेंट थे इनएक्टिवेटेड फॉर्म में, अब ये एक्टिवेट हो गए और ये जाके एग्जीक्यूशन केस पेजेस को एक्टिवेट कर लेंगे। सेम वही जो है ना, ये एग्जीक्यूशन केस पेजेस एंडोन्यूक्लियसेस को एक्टिवेट कर लेंगे। एंडोन्यूक्लियसेस ब्रेक डाउन कर लेंगे डीएनए के, और जो एग्जीक्यूशन के स्पेसेस होते हैं वो ब्रेक डाउन कर लेते हैं साइटोस्केलेटन और न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म का। यानी सेल जो है ना फ्रेगमेंट में तकसीम हो जाएगा और सेल जो है ना स्मॉल विक्यूल्स में आ जाएगा, और इस विक्यूल्स में आ जाएगा और इसको बोलते हैं एपोप्टोटिक बॉडीज़। ये एपोप्टोटिक बॉडीज़ रिलीज़ करते हैं स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल्स, और ये केमिकल जो है ना यहाँ पे चूने की तरह, जिस तरह चूना दीवार के ऊपर पेस्ट होता है इसी तरह पेस्ट हो जाता है। अब जो है ना क्या कर लेंगे, ये जो पेगोसोम होते हैं वो आके इसको इजीली जो है ना क्या कर लेंगे, इनगल्प कर लेंगे और सेल डेथ हो जाएगी और सेल कंप्लीट तौर पे यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो ये था अबाउट जो है ना माइटोकॉन्ड्रियल या इंट्रिंसिक पाथवे में। ठीक है, इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है कि हमारे पास दो किस्म के जीन्स होते हैं, एक को बोलते हैं प्रो एपोप्टोटिक जीन्स और दूसरे को बोलते हैं एंटी एपोप्टोटिक जीन्स। जब सेल को सर्वाइवल सिग्नल यानी सेल हैप्पी मोड में होता है, नॉर्मल मोड में होता है, तो कौन से जीन्स एक्टिवेट होंगे, एंटी एपोप्टोटिक जीन्स लाइक BCL2 एंड BCLXL एक्टिवेट हो जाएगी। और ये जो माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांजिशन पोर्स है उसको क्या करेंगे, बंद करेंगे। ठीक है, दूसरी साइड पे अगर ये सर्वाइवल सिग्नल बंद हो जाते हैं, ये सेल जो है ना स्ट्रेस में आ जाता है, लाइक DNA डैमेज हो गया, रेडिएशन हो गया, टॉक्सिन हो गया, फ्री रेडिकल या प्रोटीन मिसफोल्डिंग हो गया, तो इसके नतीजे में कौन से जीन हरकत में आ जाएंगे, प्रो एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो जाएंगे, बेक्स बेड एंड बैक जीन्स एक्टिवेट हो जाएंगे। और ये जाके क्या कर लेंगे, जो ट्रांजिशन माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांजिशन पोर्स हो गए उसको क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, और इसके नतीजे में साइटोक्रोम सी और एपोप्टोटिक इंक्लूडिंग फैक्टर साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। और ये साइटोक्रोम सी और एपोप्टोटिक इंक्लूडिंग फैक्टर क्या करते हैं, केस पेजेस को एक्टिवेट करेंगे, इनिशिएटर केस पेजेस, फिर एग्जीक्यूशन केस पेजेस, फिर एंडोन्यूक्लियस एक्टिवेशन हो जाएगी, फिर ब्रेक डाउन ऑफ साइटोस्केलेटन ऑफ द न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की ब्रेक डाउन हो जाएंगी। ठीक है, और इसके नतीजे में अपसोनाइजिंग बॉडीज़ बन जाएंगी, अपसोनाइजिंग मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाएंगे और पेगोसाइटोटिक मैक्रोपेजेस जो है ना आके इसको इनगल्प कर लेंगे और सेल ख़त्म हो जाएगा। तो ये था अबाउट इंट्रिंसिक पाथवे। तो ये था मैकेनिज़्म अबाउट द मैकेनिज़्म ऑफ एपोप्टोसिस। तो दो मैकेनिज़्म थे, एक्सट्रिंसिक पाथवे था और दूसरा था इंट्रिंसिक पाथवे या माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे था। तो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट। अल्लाह हाफ़िज़।